हेलो एवरीवन, मेरा नाम एलिस है और आज हम देख रहे हैं जियोग्राफी सीरीज़ का तीसरा लेक्चर। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, ठीक है। तो आज हमारे तीसरे लेक्चर की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र यानी रिवर सिस्टम। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी बात करेंगे। हमारे भारत में रिवर्स का कौन सी रिवर्स हैं और कैसे हम उनको बांट सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिवर्स की बात करें तो हम 2 भागों में बांट कर उनको देख सकते हैं। एक तो हिमालयन रिवर, हिमालयन नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयन नदियों की बात करें तो इसमें 3 नदी तंत्र आते हैं। एक तो सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र, एक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो हम इन्हें 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ यानी जो पश्चिम की तरफ, जैसे भारत का मैप है, ये पश्चिम की तरफ जाती हैं और जो पूर्व की तरफ अपना जल विसर्जित करती हैं, ठीक है। पूर्व प्रवाहित नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पश्चिमी प्रवाहित नदियाँ यानी जो अरब सागर में गिरती हैं। ऐसे ही अगर हिमालयन नदियों की बात करें तो ये कहाँ गिरती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करेंगी, वहीं सिंधु नदी अरब सागर में गिरेगी। अभी इसी नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि इस लेक्चर में मैं आपको तीसरे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है ये, जिसमें मैं हिमालयन नदियाँ यानी यहाँ तक आपको समझाऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी ये वाला टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। अभी इसको मैं मैप पे, जैसे मैंने ये बताया, इसको आप ऐसे ही आप यहाँ से नोट्स बनाने की भी ट्रिक देख सकते हैं, ठीक है। और इसी को मैं अगर यहाँ पे समझाऊँ तो मैप में भी देख सकते हैं। ये सिंधु नदी है और ये सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। ये गंगा नदी तंत्र है और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये इसको हम देख सकते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये देखिए पश्चिमी फ्लोइंग रिवर है, ये पूर्वी फ्लोइंग रिवर है, यानी पूर्व में गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, ये पश्चिम में गिरेंगी। तो अब हम इनको देखते हैं। यही जो मैंने आपको बताया वो पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा है कि भारत में प्रवाहित होने वाला जल या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा या अरब सागर में जाकर विसर्जित होता है। कुछ ऐसी नदियाँ व सरिताएँ हैं जिनका जल महासागरों तक नहीं पहुँच पाता है, जैसे घग्गर नदी। इसका उद्गम हिमालय से होता है, उत्तरी राजस्थान में सूख जाती है। दूसरी है लूनी नदी, उद्गम अजमेर के पास से होता है और कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। यानी ऐसी ये घग्गर नदी, लूनी नदी, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये समुद्र में ही नहीं गिरती, मैदान में ही सूख जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार की नदियों को अंतः प्रवाही नदियाँ कहते हैं। क्वेश्चन बना दिया कि निम्नलिखित में से अंतः प्रवाही नदियाँ कौन कौन सी हैं। दो ऑप्शन दे दी, लूनी नदी, घग्गर नदी, ताप्ती, नर्मदा, 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको पूछा है पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा, ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आप देख लीजिए। अब हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हिमालय से उद्गमित होने वाली, प्रायद्वीप से उद्गमित होने वाली। यानी जो मैंने आपको यही इन्फॉर्मेशन एक पेज में मैं अगर थ्योरी में लिखूंगी, ऐसे ही मैं फ्लो चार्ट बना लूँगी और उसमें मैं सबको समझ लूँगी और मेरे को ये रिकॉल भी रहेगा। तो नोट्स बनाने के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें कि हिमालय की ओर से भारत के 3 मुख्य नदी तंत्र हैं, कौन से हैं? पश्चिमी में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और ऐसे ही अब हम देखते हैं, ये देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इनको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बता दूं, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अनुवर्ती नदी क्या होती है? ये मुख्य नदी है, ठीक है। कोई मुख्य नदी है जो ऐसे बह रही है, वो अनुवर्ती नदी है। उसके 90 डिग्री पर कोई नदी आकर के मिलेगी इस प्रकार, तो परवर्ती नदी है। और प्रति अनुवर्ती क्या होती है कि अनुवर्ती नदी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। इसी प्रकार इधर देख सकते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं, ऐसे ही भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर हम अपवाह प्रतिरूप की बात करें, ड्रेनेज पैटर्न, तो देखिए गंगा और उसकी सहायक नदियों का पैटर्न कैसा है? वृक्षाकार। अरे ये पूछ सकते हैं, ये सोन अमरकंटक में ये कौन सा है? अरे यानी रेडियल। समांतर प्रतिरूप का पश्चिमी घाट की नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ ऐसे समांतर प्रतिरूप बनाती हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने जो हिमालयन नदियों की, जिसमें हम सबसे पहले सिंधु नदी पढ़ेंगे, फिर गंगा नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ेंगे। उद्गम कैलाश पर्वत से होता है सिंधु नदी का, और नॉर्थ वेस्ट की ओर बहती है, यानी उत्तरी पश्चिम की ओर ही बहती है, इस प्रकार, ठीक है। भारत के केवल लद्दाख क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जहाँ इसके उत्तर में लद्दाख व जास्कर, दक्षिण में जास्कर पर्वत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये पूरा एक लाइन में लिखा हुआ है, बट मैंने यहाँ पे एक छोटा सा
फ्लो चार्ट्स टाइप का मतलब एक फिगर बना लिया है, उससे मेरे को ये लंबे समय तक मेरे को माइंड मैप की तरह मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। देखिए, सिंधु नदी है, उत्तर में लद्दाख है, दक्षिण में जास्कर है, और यूपीपीसीएस में तो इससे क्वेश्चंस भी बने हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और इसके देखिए ये क्या करती है, जब यहाँ से जैसे निकली सिंधु नदी, फिर इसके लद्दाख इसके उत्तर में, जास्कर दक्षिण में, और यहाँ पे नागा पर्वत है, ये नंगा पर्वत है, यहाँ से ये ना नागा पर्वत से ये 90 डिग्री का घुमाव बना लेती है, फिर ऐसे करके ये चली जाती है पाकिस्तान में। तो आप देख सकते हैं ये जो फिगर बना है यही इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेस्ट फ्लोई है, नॉर्थ वेस्ट फ्लोइंग, ऐसे करके आप फिगर से भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1960 में जो भारत पाक के बीच में सिंधु नदी जल का समझौता हुआ, इसे भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी बड़ा चर्चे में बना रहता है हमेशा ही। ये 6 नदियों की बात होती है यहाँ पर, सिंधु, झेलम, चिनाब, यानी सिंधु नदी है, और ये 5 नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। मैं अभी बताऊँगी सहायक नदियाँ क्या होती हैं। तो सिंधु नदी 80% और मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, ये ऊपरी 3 नदियाँ हैं ना, इनका पानी 80% पाकिस्तान, 20% भारत पे रहेगा। और रावी, ब्यास, सतलज में इन 3 नदियों का 80% जल का प्रयोग भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। तो इस प्रकार हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। किसी भी नदी के साथ बहने पर, अब मैं सहायक नदियों की बात कर रही थी ना कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं, तो कोई भी रिवर है, ठीक है, पहले उससे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, ऐसे दाईं ओर की सहायक नदियाँ, बाईं ओर की सहायक नदियाँ, ऐसे भी होता है। तो सहायक नदी क्या है, जैसे कोई नदी बह रही है, ये गंगा रिवर है, ठीक है, अब इसमें आकर के जो नदियाँ आकर के मिल रही हैं, ये उसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ऐसे ही वितरिका बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, अगर गंगा नदी बह रही है, इससे दूसरी नदी निकल गई तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी दाईं ओर की सहायक नदियाँ, बाईं ओर की सहायक नदियाँ। आप अगर रिवर ऐसे बह रही है तो इसके लेफ्ट हैंड में ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर मैं ऐसे चलूँ इधर फेस करके तो मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ पड़ेगा, राइट हैंड यहाँ पड़ेगा ना, तो ये इधर से जो नदियाँ इसमें मिलेंगी वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी बाईं ओर से, और ये इधर से मिलेंगी वो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ होंगी। इसी प्रकार अगर मैं ऐसे जाऊँगी, इधर कोई रिवर जा रही है तो ये मेरा क्या हो गया, दायां हाथ, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड। तो इस प्रकार इधर से मिलने वाली इसमें दाईं नदियाँ हो जाएंगी, इधर से बाईं ओर की नदियाँ। तो अभी हमने देख लिया कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं, और सहायक नदियों में भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होता है। इसी प्रकार अब हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं कुछ, देखो ऐसे सिंधु नदी जा रही है, और ये नुब्रा, स्यूक, ये स्वात, कुनार, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी सिंधु नदी की जैसे हमने बात की तो मैंने साथ ही साथ मैप भी यहाँ लगा दिए, जिससे कि आप साथ ही साथ मैप में भी देख सकते हैं। ये क्या है, इंडस नदी यानी सिंधु नदी। अभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। मैं आपको कहूँगी कि इनके सीक्वेंस भी याद रखने चाहिए कि ऊपर झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए, ऐसे भी बन सकते हैं क्वेश्चंस। इसमें भी कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखना कि जिसमें सतलज नदी है वो ट्रांस हिमालय नदी है, यानी वो हिमालय को पार करके बाहर तिब्बत से निकल के आई है, सतलज नदी को देख सकते हैं। और बाकी की सभी नदियाँ हैं यही भारत से ही उदय हुई हैं और उद्गमित हुई हैं और सतलज नदी में जाके मिल जाएंगी। केवल सतलज नदी है जो मानसरोवर यहाँ से निकली हुई है। और ब्यास नदी के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, ये देखिए यहीं भारत में ही शुरू होगी, भारत में ही सतलज में मिल जाएगी। बाकी की नदियाँ जाके पाकिस्तान में फिर मिलती हैं, फिर जाके सतलज में मिल जाती हैं, ठीक है। और सतलज क्या है, सतलज सबसे लंबी नदी है, सहायक नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है, सतलज, जो सिंधु की सहायक नदी। और चिनाब दूसरी नदी है जो सतलज की सहायक नदी है। यही फैक्ट्स देखना आप यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसे कहते हैं पंच नदी यानी 5 नदियाँ। फर्स्ट क्या है, सतलज सबसे लंबी नदी। सेकंड क्या है, चिनाब, अभी मैंने बताया था ना। केवल सतलज का उद्गम भारत के बाहर हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टेटमेंट बना के भी पूछ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो झेलम। अब झेलम नेक्स्ट हमारी नदियाँ है, झेलम यानी
अब हम इसके सिंधु नदी के सहायक नदियों की बात कर रहे हैं। तो उसमें मैं पहली नदी बताऊंगी झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब, ये सब बताऊंगी, ठीक है। तो झेलम का अगर मैं देखूं तो झेलम का कहाँ से उद्गमित हुई है, उद्गमित यानी बैरीनाग झील झरने से ये क्या हुआ है, ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। ऐसे करके निकलती हुई ऐसे करके जा रही है ये झेलम रिवर। अब इस पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ पे झेलम रिवर कहाँ, श्रीनगर शहर से होती हुई निकलती है। श्रीनगर शहर पड़ता है झेलम के रास्ते पे। वूलर झील इसके किनारे पर एक वूलर झील है जो प्राकृतिक ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, भारत की। तो एक फैक्ट ये हो गया, एक फैक्ट ये हो गया। और तुलबुल बांध बना है झेलम नदी पे। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन सकता है क्वेश्चन, तो लर्न कर लीजिए और याद रखिएगा इसको, ठीक है। और कश्मीर घाटी से होकर बहती है। देखिए आप देख सकते हैं ना कि मैंने कोई बड़े बड़े पॉइंट, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखे, कितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें लिख दी। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे रटना भी नहीं है, बिकॉज मैं इसको 2-3 बार देखूंगी, मेरे दिमाग में छप जाएगा और मुझे रिकॉल होता रहेगा ये, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर सतलज नदी की बात करूं तो सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है, तिब्बत चीन से। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे करके सतलज नदी बहती हुई जा रही है। इस पर सिपकीला दर्रा है, सिपकीला दर्रा यहाँ से देखिए, ये दर्रा है ना, सिपकीला दर्रा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो भाखड़ा बांध है, नागल बांध है, ये तो प्रसिद्ध बांध है, सबने ही सुने होंगे भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे। लेकिन इसमें भी एक चीज़ याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा बांध और नागल बांध क्या है, पंजाब में है, ठीक है। ऐसी बहती हुई जब ये आती है यहाँ से तो हरकी बैराज पे यहाँ पे व्यास नदी आकर के मिल जाती है इससे। हरकी बैराज, क्वेश्चन बन सकता है कि व्यास नदी सतलज में कहाँ पे मिलती है, तो हरकी बैराज में मिलती है, ठीक है। और यहाँ से ही एक इंदिरा गांधी नहर निकाली है जो भारत की सबसे लंबी एवं सबसे बड़े क्षेत्र को सिंचित करने वाली नहर है। याद रखना इस चीज़ को, इंदिरा गांधी नहर भी ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है, फिर सिंधु नदी से मिल जाती है। तो सतलज नदी के बारे में फैक्ट लर्न कर लीजिए। सबसे लंबी नदी है, कहाँ से ये निकलती है, कौन सा इस पर बांध बना हुआ है, ब्यास नदी यहाँ कहाँ मिलती है और कौन सी नहर निकाली गई है इससे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब हमने सतलज की बात कर ली, झेलम की कर ली, अब हम करेंगे चिनाब नदी की बात, ठीक है। चिनाब नदी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये ना चंद्रा और भागा दो नदियों के रूप में निकलती है, फिर ये मिल जाती है यहाँ पे, फिर उसको कहते हैं चिनाब नदी, ठीक है। फिर वो चिनाब बनती है, चंद्रा भागा से मिलकर बनी होती है। बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम हुआ है। और हम देखें इसको कि जब ये हिमाचल प्रदेश से निकली पंजाब में एंटर करती है तो इस पर 3 बांध बने हुए हैं, यानी परियोजना, नदी घाटी परियोजनाएं, बागलीर, सलाल, दुलस्ती। बांध या परियोजनाएं, आपको बता दो बांध और परियोजना क्या होती है। ये नदियों पर सिंचाई के लिए या जल विद्युत बनाने के लिए, विद्युत वगैरह बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए इस पर परियोजनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बागलीर, सलाल, दुलस्ती। नेक्स्ट हम बात करेंगे रावी। एक मैं आपको बात बता दूंगी कि ये जो सारे कहाँ से उद्गम, ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं। मैंने लास्ट में एक पेज और अटैच कर रखा है, इसमें मैंने सारे बता दिए कौन सी नदी का उद्गम कौन सा है। ऐसे नदियाँ और उद्गम स्थल, ऐसे सारी नदियाँ बता दी हैं, उनके उद्गम स्थल बता दिए, तो वहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अभी बस आप यहाँ पर देखते रहिए। तो रावी नदी की बात करूँ तो रावी नदी रोहतास दर्रे से निकलती है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से निकलती है, रोहतांग दर्रा एंड यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है रावी नदी के, देखिए रोहतांग दर्रा था, इसमें बारालाचा दर्रा था। इसी प्रकार ये चंबा घाटी से होती हुई, इस पे कौन कौन से बांध बने, चमेरा थीन बांध परियोजनाएं बनी हुई है इस पर रावी नदी पे। ब्यास नदी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ब्यास कुंड से कुल्लू घाटी से होती हुई बहती है, यहाँ पे घाटी भी देख सकते हैं। और पंजाब में हरकी बैराज में जैसा कि हमने देखा था सतलज नदी में मिल जाती है। तो देख लिया हमने हिमालयन नदियों का, जिसमें 3 नदियाँ थी उसमें से हमने सिंधु नदी को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी दूसरी नदी कौन सी है, गंगा नदी। इस गंगा नदी के बाद फिर हम करेंगे क्या करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो गंगा नदी की मैं बात करूं, भारत में सबसे लंबी, सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है गंगा नदी का। सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। तो सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र भी गंगा नदी का है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। देखिए 5 राज्यों से क्वेश्चन बना दे, कितने कौन कौन से राज्य से गंगा नदी बहती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सबसे कम झारखंड में। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं गंगा नदी के बता दूंगी। उद्गम स्थान पर इसको भागीरथी कहते हैं,
शेष मार्ग में इसको गंगा कहते हैं। फरक्का के बाद इसे फिर से भागीरथी कहते हैं। बांग्लादेश में पद्मा। ये मैं अभी आपको बताऊंगी, मैप में आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगी कि गंगा नदी को कहाँ पे क्या बोलते हैं। तो अभी हम बात करेंगे गंगा का उद्गम, यानी जो 4 धाम की बात करते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, तो गंगोत्री से गंगा निकली है, यमुनोत्री से यमुना निकली है, केदारनाथ से मंदाकिनी, बद्रीनाथ। ये हमारे 5 प्रयाग आएंगे। अभी 5 प्रयाग आएंगे, जो भी आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5 प्रयाग। क्वेश्चंस में हमेशा ही अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो ये और ध्यान रखिए कि ये गंगा नदी यहाँ से ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ पे इसको भागीरथी कहेंगे, अभी गंगा नहीं कहेंगे। ठीक है, ये यमुना है, इसके समानांतर चल रही है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली हुई है, ऐसे आ रही है अलकनंदा। इसमें विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से धौलीगंगा मिल जाती है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, कर्ण प्रयाग में इधर से बहती हुई पिंडर मिल जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, सारी नदियाँ इधर से मिल रही हैं अलकनंदा में, बट ये मंदाकिनी किधर से आएगी, इसके राइट साइड से। और किस में मिल जाएगी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाएगी। और भागीरथी इधर से भागीरथी आ रही थी, इधर से अलकनंदा आ रही है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। याद रखना, देवप्रयाग में मिलती हैं। फिर जब ये देवप्रयाग में मिल जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, गंगा। अब ये गंगा हुई है, और ये गंगा कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार से। कहाँ से प्रवेश करती है, हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब हम गंगा रिवर की बात करें तो आप देख सकते हैं, आपने देख लिया कि भागीरथी बोलते थे, फिर गंगा हो गई। अब ये गंगा हमारा ऐसे करके फ्लो होती हुई जा रही है। इसकी सहायक नदियों की मैं बात करूं, देखो अगर इसकी इधर से जो सहायक नदियाँ कौन सी बोलेंगे, इसे बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, क्योंकि गंगा ऐसे बह रही है तो इसकी बायां हाथ इधर है, दायां हाथ इधर है। तो इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा। आप इसको इस प्रकार देखिए, माइंड मैप बनाएंगे तो आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। रामगंगा पहली इसकी सहायक नदी है बाईं, और आखिरी कौन सी है, महानंदा। याद रखना, क्वेश्चन बनता है इसमें से। और ऐसे वेस्ट टू ईस्ट पूछ ली कि कोई स्टेटमेंट बना के कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, वेस्ट टू ईस्ट लगाइए गंगा नदी की सहायक नदियों को, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं ना, ऐसे लर्न कर सकते हैं। इधर से मैंने आपको ऊपर दिखाया था यमुना आ रही थी, वो यमुना यहाँ पे प्रयागराज में आकर के मिल जाती है संगम पे। ठीक है, और इसकी सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी भी देख सकते हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसी प्रकार यहाँ से अमरकंटक से सोन नदी निकली हुई है, ये गंगा में यहाँ पे मिल जाएगी। और ऐसे हम देख सकते हैं। अभी तक यहाँ फरक्का है, ये यहाँ पे फरक्का है, यहाँ फरक्का तक क्या था, इसका नाम गंगा था। बट यहाँ से, और ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, यहाँ तक इसका नाम फरक्का था। भागीरथी फिर से हो जाएगा। लेकिन जब ये बांग्लादेश में एंटर करेगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा। और इधर से क्या आ रही है हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको जमुना बोलते हैं। जमुना और पद्मा दोनों मिलेंगी तो यहाँ पे इसका नाम फिर से चेंज हो जाएगा, फिर मेघना हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि गंगा नदी के नाम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे यमुना सबसे लंबी सहायक नदी। ये मैंने आपको बता दिए थे, ये सारे जो फैक्ट्स लिखे हैं ना, ये सब आप रीड भी कर सकते हैं, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे गोकुल झील। गोकुल झील क्या होती है, मेंडर क्या होते हैं। देखो ऐसे जब रिवर बहती है तो इसे मेंडर कहते हैं। ऐसे ऐसे करके जो रिवर बह रही है, ये मेंडर है इनके। जब ये ऐसे करके बहती हुई नदी कोई चीज़, ये कोई कुछ हिस्सा इसका अलग हो गया, रिवर से अलग हो गया, तो उसमें क्या बन जाएगा, ये झील बन जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं अगर बात करूं अवतल पार्श्व, अब ये देखो कामर झील, ये आप देख सकते हैं बिहार के एग्ज़ाम के लिए, बेगूसराय झील बिहार बूढ़ी गंडक नदी पर ये विषय बनाती है। अभी इसी प्रकार हमने 2 नदियां कंप्लीट कर ली हैं। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं मैं तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग हिमनद से निकली हुई है, जिसे तिब्बत में इसको यारलुंग साम्पो कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है यारलुंग साम्पो किस नदी को कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको द्यांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा में मिलने के बाद इसको मेघना कहते हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित रहता है। ये है
अब देखो, इसको हम कहेंगे ऐसे करके यहाँ से निकलती है, जिसको तिब्बत में यारलुंग सांपो बोलते हैं। ऐसे बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, यहाँ पे मिल जाती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये सादिया में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में सादिया में प्रवेश करती है, ठीक है, भारत में। और धुबरी में ये 90 डिग्री पर बेंड हो जाती है और कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे नामचा बरवा था ना, इधर से ये ऐसे घुमाव लेती है। इसकी सहायक नदियाँ लोहित, बुरई, दिशांग और ये इधर से देखा सहायक नदियाँ, तो इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसमें एक फैक्ट और है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। ये भी आपको याद रखना है। माजुली द्वीप कहाँ पर है, असम में। तो ये भी आपको याद रखना है। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जो सहायक नदियाँ हैं, मैंने एक पेज लास्ट में लगा रखा है, उसमें सारी नदियों की सहायक नदियाँ मैंने अच्छे से लिख रखी हैं। तो आपको उसमें से आप देखेंगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। अब मैं कल आपको बताऊंगी ये मध्य एवं पश्चिमी, ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां, यानी हमारे प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां निकली हैं, मैं कल इनको बताऊंगी। तो ये आपको मैं कल के लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, जिससे मेरे को पता चले और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और आगे लाती रहूँ, ठीक है। और मैंने जो बताए थे ये आप पढ़ सकते हैं कि नदियाँ, और ये मैं कल आपको बता दूँगी, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर, थैंक यू सो मच।